हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो क्रिप। आज आपके लिए लेके आ गया हूँ एक और नया ड्राइव रिव्यू। और पिछले 4-5 दिनों से मेरे पास है टाटा की ये पंच। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको देंगे एक डिटेल्ड ड्राइव एक्सपीरियंस कि आखिर कैसी चलती है ये टाटा पंच, क्या है इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस और क्या आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए कि नहीं। तो चलिए आपको बताते हैं सभी डिटेल्स जो कि आपको जाननी ज़रूरी होंगी। और पिछले 5 दिनों में लगभग 500-600 किलोमीटर मैं इस गाड़ी को चला चुका हूँ। तो बताते हैं आपको कि आखिर क्या रिव्यू है इस गाड़ी का डिटेल के अंदर। मैं चला रहा हूँ मैनुअल ट्रांसमिशन और कलर आपने देखा ट्रॉपिकल मिस्ट कलर की ये गाड़ी है। टॉप एंड वेरिएंट क्रिएटिव मैं आज की इस वीडियो में चला के आपको बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ड्राइव को। सबसे पहले शुरू करते हैं अपने टिपिकल वे में और आपको बताते हैं इसके अर्गोनॉमिक्स वगैरह के बारे में। तो अर्गोनॉमिकली अगर बात करी जाए तो यहाँ आप देखेंगे तो राइट साइड में बटन्स दिए गए हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं। हालांकि यहाँ पे आपको टच स्क्रीन रिलेटेड बटन्स नहीं मिलेंगे, तो वो एक थोड़ा सा इशू आपके लिए बन सकता है। वहाँ पे आपको टच बेस्ड कंट्रोल्स मिलने वाले हैं और अभी यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड्रॉयड ऑटो को। तो इसके अंदर आपको वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले देखने को मिल जाता है। प्लस नीचे आप देखेंगे ऑटो एसी के कंट्रोल्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। स्पीडोमीटर की अगर बात करूँ तो ईजिली रीडेबल है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन ये आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा देता है। ओवरऑल अर्गोनॉमिक्स में अगर बात करी जाए तो टच स्क्रीन के फिजिकल कंट्रोल ज़रूर होने चाहिए थे, जो कि आजकल कई गाड़ियों में स्किप किए जा रहे हैं। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे कोई कमी नहीं लगेगी। डोर पे अगर दिखाऊँ अगर आपको तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं पावर विंडो के बटन्स और साथ में आप देखेंगे तो आपको प्रोवाइडेड है ORVM के कंट्रोल्स। चलिए दोस्तों ये तो बात हो गई अर्गोनॉमिक्स की। IRVM आपका मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ आता है और टॉप एंड वेरिएंट में वैसे तो मैं ज़्यादा मांग रहा हूँ, बट यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM ऑफ़र किया जा सकता था। चलिए उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ, जो कि है विजिबिलिटी। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे तो बोनेट विजिबिलिटी इस कलर में आपको शायद उतनी कैमरा में जस्टिस ना हो पा रही हो, क्योंकि ये थोड़ा सा मेटालिक और रिफ्लेक्टिव कलर है। बट ओवरऑल अगर बात करूँ तो किसी ब्राइट शेड में अगर आप पंच को चलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बोनेट विजिबिलिटी भी काफ़ी सही रहती है और ओवरऑल आपको कॉर्नर तक दिखाई देता है। बाकी ड्राइविंग में सीट हाइट एडजस्टमेंट, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट प्रोवाइडेड है। स्टीयरिंग के अंदर हालांकि टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं दी गई है, जो कि अगेन एक ऐसी चीज़ है जो प्रोवाइड कराई जा सकती थी। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो आप ORVM देख सकते हैं। ORVM काफ़ी अच्छे और बड़े साइज़ का आपको डिस्टर्ब नहीं करता, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं देता। और पीछे आप देखेंगे तो रेयर व्यू मिरर में भी आपको पूरी विजिबिलिटी देखने को मिलेगी। एज सच कोई इशू नहीं है। रेयर वॉशर दे दिया गया है वाइपर के साथ। और यहाँ पे एक बार हॉल्ट पे लेता हूँ गाड़ी और आपको कैमरा की क्वालिटी और क्लैरिटी भी दिखा देता हूँ। हालांकि गाड़ी काफ़ी देर से मैं चला रहा हूँ तो हो सकता है कैमरा गंदा हो गया हो। दोस्तों जब भी रोड साइड में गाड़ी को रोकें तो हज़ार्ड लैंप्स का यूज़ तब आपको ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो कैमरा की क्वालिटी और क्लैरिटी कुछ इस तरह की दिख रही है। अभी मैंने कैमरा आपके सामने साफ़ नहीं किया है, चलती गाड़ी में रोक के आपको दिखा रहा हूँ। और स्टीयरिंग गाइडलाइंस यहाँ पे दे दी गई हैं। आप देखेंगे तो दोनों ही साइड आपको पूरी प्रॉपर गाइडलाइंस यहाँ पे मिल रही हैं। कैमरा के अंदर अगर लैग की बात करता हूँ तो कोई ख़ास लैग आपको इसके अंदर भी देखने को नहीं मिलता है। ये दोस्तों अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की, जो कि है ड्राइवर्स कंफर्ट। तो दोस्तों ड्राइवर्स कंफर्ट में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि स्टीयरिंग के अंदर एक एडजस्टमेंट की कमी है। बाकी सीट के अंदर हाइट एडजस्टमेंट वगैरह प्रोवाइड करा दी गई है, जो कि लोअर वेरिएंट्स में आपको ऑफर्ड है या नहीं है ये आपको वेरिएंट वाइज देखना पड़ेगा। तो ये हो सकता है किसी के लिए एक कमी बन जाए कि लोअर वेरिएंट्स में सीट हाइट एडजस्टमेंट वगैरह है या नहीं है। अदरवाइज़ आपको काफ़ी कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन ज़रूर देखने को मिलती है। और एक छोटी कॉम्पैक्ट SUV बोलें या माइक्रो SUV बोलें, उस सेगमेंट की ये कार है, तो उस हिसाब से आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा कंपेयर टू हैचबैक इस गाड़ी को चलाने में। चलिए अब बात करते हैं कॉम्पिटिटर्स की। तो कॉम्पिटिटर्स में सिट्रन की C3, उसके अलावा मारुति सुजुकी की इग्निस और महिंद्रा की KUV 100, ये तीन इसके प्राइमरी कॉम्पिटिटर्स हैं। और तीनों में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सिट्रन C3 अब थोड़ी सी फेमस होने लगी है। अदरवाइज़ KUV 100 की सेल्स कभी बहुत ज़्यादा अच्छी रही नहीं है। और बात करते हैं अगर मारुति सुजुकी की इग्निस की, तो उसका डिज़ाइन सभी लोगों को उतना अच्छा नहीं लगता। और ड्राइविंग में सबसे पहली चीज़ जो आपके काम आती है किसी भी गाड़ी में वो होता है उसका इंजन। तो टाटा पंच के अंदर इंजन आता है जो शेयर किया जाता है टाटा टियागो, टाटा की टिगोर और टाटा की अल्ट्रोज के साथ। तो उस हिसाब से अगर आपको बताऊं तो टाटा पंच के अंदर भी
आपको कोई ऐसा सच परेशानी नहीं आने वाली है इस इंजन के साथ। हालांकि अगर नाम के हिसाब से जाते हैं कितना पंची है ये इंजन, तो आपको बहुत ज़्यादा पंची ये इंजन नहीं फील होने वाला। दोस्तों डेली ड्राइविंग के लिए ठीक ठाक है, बट कहीं ना कहीं पावर के हिसाब से अगर देखता हूँ या फिर आपको डिटेल में बताता हूँ, तो पावर एस्पेक्ट में 86 PS की पावर और 113 Nm का टॉर्क इस गाड़ी के अंदर दिया गया है, जो कि ऑन पेपर एम्पल पावर है। बट नोट करिएगा ये एक 3 सिलेंडर इंजन है। दोस्तों 3 सिलेंडर इंजन और 4 सिलेंडर इंजन में डायनामिक्स में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, प्लस NVH लेवल्स में भी कहीं ना कहीं आपको एक फ़र्क फील होगा। तो ये चीज़ें देखने वाली होती हैं। बट NVH लेवल्स की अभी आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। अभी आपको पावर के हिसाब से अगर बताऊँ तो ये गाड़ी आपको परेशान तो नहीं करेगी, बट जैसा इसका नाम है पंच, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि इसके कॉम्पिटिटर के अंदर भी टर्बो इंजन आपको ऑफ़र किया गया है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर भी टाटा को सोचना चाहिए। और अब 1 साल हो गया इस टाटा पंच की सक्सेस को, तो मेरे हिसाब से इसके अंदर एक टर्बो पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन आ जाना चाहिए। बाकी दोस्तों वो टर्बो पेट्रोल इंजन आपको अल्ट्रोज के अंदर ऑफ़र किया गया है, तो मेरे हिसाब से वो इंजन इस गाड़ी के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा और पंची ऑप्शन बन जाएगा। आपकी क्या थॉट्स हैं आप ज़रूर कमेंट्स में लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक आपको पंची इंजन ऑप्शन ज़रूर बनता है, क्योंकि गाड़ी का नाम ही है पंच। चलिए, इंजन में ओवरऑल डेली ड्राइविंग वगैरह में आप सेटिस्फाइड रहेंगे और आपको एज सच कोई बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं गियरबॉक्स की तरफ। तो यहाँ आप देखेंगे मैनुअल गियरबॉक्स मैं चला रहा हूँ, और AMT के ऊपर भी आपको वीडियोस अगर देखने हो तो चैनल पे सभी तरह के वीडियोस आपको पंच मैनुअल, पंच AMT, टियागो, टिगोर, मैनुअल, CNG, इन सभी गाड़ियों के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे। प्लस टाटा अल्ट्रोज डीजल मैंने रिसेंटली ड्राइव करी थी, तो उसके ऊपर भी आपको कई सारे वीडियोस चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कोई सी भी गाड़ी के बारे में जानकारी, तो आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में, और वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं हर गाड़ी की अलग अलग डिटेल्स मैंने दी हुई हैं अलग अलग वीडियो के अंदर। बाकी इस गाड़ी के ऊपर एक डिटेल्ड माइलेज टेस्ट आपको दिया था धनतेरस वाले दिन, तो आप चाहें तो जाके उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं कि कितनी एवरेज देती है ये गाड़ी हाईवेज़ पे, सिटी में, ट्रैफिक में, हर तरह के एस्पेक्ट में मैंने उसी वीडियो में सभी चीज़ें कवर कर दी थी। बाकी हम बात कर रहे थे इंजन के बाद गियरबॉक्स की। तो दोस्तों गियरिंग रेशियोज़ आपको इसके काफ़ी अच्छे लगेंगे। 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स है, और कहीं ना कहीं अगर आपने टियागो या टिगोर चलाई है तो इसके गियरिंग रेशियोज़ उससे बिल्कुल सिमिलर हैं, मैच करते हैं। और सेकंड और थर्ड गियर, या मैं कह सकता हूँ मिड रेंज में पावर आपको काफ़ी अच्छी फील होती है। बाकी गियरिंग थ्रोज़ की अगर बात करें तो फर्स्ट गियर शॉर्ट तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि 40-45 की स्पीड तक वो चला जाता है, बट ओवरऑल सेकंड और थर्ड गियर काफ़ी लॉन्ग है। और थर्ड गियर के अंदर तो आप चाहें तो इस गाड़ी को 100 की स्पीड भी टच करा सकते हैं। उसके अलावा चलते हैं गियरिंग रेशियो से अलग ब्रेकिंग एस्पेक्ट की तरफ। तो दोस्तों ब्रेकिंग के मामले में फ्रंट में दी गई हैं डिस्क ब्रेक्स और रेयर में आती हैं ड्रम ब्रेक्स। ओवरऑल ब्रेकिंग सेटअप इतनी छोटी गाड़ी, इतनी पावर वाले इंजन के लिए एनफ है, और यहाँ पे मेरे को ब्रेकिंग से कोई शिकायत नहीं है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ, जो कि आप कोई भी गाड़ी चलाएं आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो होता है कंफर्ट। तो कंफर्ट के अंदर पहला रोल जो आपके प्ले करते हैं, यहाँ आप देखेंगे तो ये सीट्स की कंफर्ट और कुशनिंग आप देख सकते हैं। यहाँ साइड बोल्स्टरिंग कितनी सॉफ्ट रखी गई है, तो सीट्स में आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं मिलेगी। उसके बाद अगला नेक्स्ट एस्पेक्ट जो आता है कंफर्ट के मामले में, वो आते हैं टायर्स। अब दोस्तों माइक्रो SUV या मिनी SUV की सेगमेंट में कहीं ना कहीं ये सबसे छोटी डायमेंशंस वाली गाड़ी है, और इसने अपनी खुद की एक सेगमेंट, खुद की अपनी एक पहचान फॉर्म करी है। क्योंकि इससे पहले जो इसके कॉम्पिटिटर्स रहे हैं उन सभी के अंदर आपको कुछ इस तरह की डिज़ाइन लैंग्वेज नहीं मिलती थी। तो इसके अंदर आते हैं 16 इंच के टायर्स। अपने टॉप एंड वेरिएंट की अगर बात करता हूँ, और लोअर वेरिएंट्स में भी टायर साइज़ काफ़ी ऐप्ट चुना गया है, तो ये एक काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे। प्लस अब जब टायर्स की बात आ ही रही है, तो टायर्स की चाहे विड्थ हो, चाहे प्रोफाइल हो, चाहे व्हील्स की अगर बात करूँ, तो अलॉय व्हील्स तक भी आपको इस गाड़ी के टॉप एंड वेरिएंट में ऑफर्ड है। तो ओवरऑल टायर पैच में आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं लगेगी। और बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की, जो कि कंफर्ट का ही पार्ट है, सस्पेंशन। तो दोस्तों रफ रोड्स आपको कभी भी और कहीं भी देखने को मिल सकती हैं। इस टाइम मुझे नहीं पता कैमरा कितना शेक हो रहा है, बट ये वाली रोड भी कोई मैं स्मूथ के कैटेगरी में नहीं डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे रफनेस आप कैमरा के हिसाब से देख सकते हैं। हालांकि कैमरा हैंड हेल्ड होता है और कैमरा में शेक आना एक जाहिर सी बात है,
बट ओवरऑल अगर अपने एस्पेक्ट से आपको बताऊं तो मेरे हिसाब से सस्पेंशन सेटअप वेल बैलेंस्ड है, प्लस ग्राउंड क्लियरेंस आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि एक SUV का टैग जुड़ा है इस गाड़ी के साथ भी। भले ही दोस्तों छोटी SUV है, बट छोटी SUVs या छोटी हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ियों की अगर बात करें, उनके अपने फ़ायदे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहीं रफ रोड में जाना पड़ जाता है तो दोस्तों ऑफ रोड की बात नहीं कर रहा हूँ, नोट करिएगा, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको रफ रोड। तो दोस्तों रफ रोड में अप्रोच एंगल हो, डिपार्चर एंगल हो, चाहे ब्रेक ओवर एंगल हो, इसका काफ़ी सही रहता है। अब अगर हम कोई भी हैचबैक या फिर कोई भी सेडान लेके जाते हैं रफ़ एरियाज़ में, रफ़ रोड्स में, तो वहाँ पे आपको नीचे से स्क्रैप होने का चांस काफ़ी हाई हो जाता है। बट इस गाड़ी के साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर आपका डेली ट्रैवल रहता है कुछ गांव वगैरह की तरफ, या मैं कह सकता हूँ रफ़ रोड्स की तरफ, तो आप इस गाड़ी को कंसिडर करेंगे तो एक बेहतर ऑल्टरनेटिव, बेहतर ऑप्शन रहेगा, और आपके मन में एक डर नहीं रहेगा कि मेरी गाड़ी नीचे से स्क्रैप होने के चांसेस हैं। उसके अलावा दोस्तों कंफर्ट की बात हो गई है, उसके अलावा अगर आपका कोई डाउट बचता हो तो आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट्स के अंदर। अब बात कर लेता हूँ फ्यूल एफिशिएंसी की। तो दोस्तों इसका मैनुअल हो या AMT हो, क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी है अराउंड 18-19 की। अब 18-19 कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू अगर इस सेगमेंट के राइवल्स की बात करी जाए, और हैचबैक ऑप्शंस में तो आपको थोड़ी सी और बेहतर माइलेज देखने को मिलती है। तो दोस्तों क्या ये गाड़ी जेन्युइनली आपको कम माइलेज देती है? तो दोस्तों मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि आप चाहें तो इससे क्लेम्ड से भी ज़्यादा माइलेज निकाल सकते हैं, और वो भी काफ़ी इजीली। अगर आपने माइलेज टेस्ट नहीं देखा है तो उसमें भी अगर आप नोट करेंगे तो फुल ट्रैफिक वाली सिचुएशन में, सिटी कंडीशंस में भी मैंने क्लेम्ड के बहुत करीब की माइलेज इससे निकाल दी है। तो अगर सिर्फ हाईवे ड्राइव मैं इस गाड़ी से करूं तो मैं इस गाड़ी से 20+ की माइलेज भी अचीव कर सकता हूं। प्लस काफ़ी टाइम पहले जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो मैंने इसके AMT वर्जन का एक डिटेल्ड माइलेज टेस्ट आपको दिया था, जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। तो अगर आप AMT गाड़ी देख रहे हैं तो उसकी AMT वाली वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। बाकी मैनुअल और AMT में अगर माइलेज डिफरेंस की बात करूं तो 1 से 2 का माइलेज डिफरेंस आ जाता है। बाकी हर एक का चलाने का तरीका डिफरेंट होता है। तो AMT में अगर कहूँ तो AMT में आपको कहीं ना कहीं बेहतर माइलेज देखने को मिल सकती है, अगर आप एक फन टू ड्राइव नेचर वाली तरीके से गाड़ी को नहीं चलाते हैं। रीज़न, यहाँ पे आप डाउन शिफ्ट वगैरह करके ओवरटेक करेंगे तो डेफिनेटली माइलेज में एक ड्रॉप आएगा। बट AMT गाड़ियों में आपको, ऑटोमेटिक गाड़ियों में ऐसा ऑप्शन कम ही देखने को मिलता है कि आप गियर शिफ्ट्स वगैरह अपने हिसाब से कर सकें। बाकी दोस्तों माइलेज एक इस तरह की गाड़ी से जो कि 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है और काफ़ी कम प्राइस में स्टार्ट हो जाती है, अराउंड 6 लाख रुपए से इस गाड़ी का प्राइस स्टार्ट है अपने बेस वेरिएंट के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि आपको माइलेज का उतना बड़ा एस्पेक्ट रखना चाहिए, क्योंकि छोटी, सस्ती और सेफ गाड़ियाँ काफ़ी कम है इंडियन मार्केट के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं ड्राइविंग में और एस्पेक्ट्स की। तो पहला तो आ जाता है ये स्टीयरिंग। अब दोस्तों इंजन बता दिया आपको मैंने, व्हील्स बता दिए, कंफर्ट बता दिया, सस्पेंशन बता दिया। तो स्टीयरिंग एक ऐसा क्रूशियल पार्ट है जिसे कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर देते हैं, और स्टीयरिंग काफ़ी ज़रूरी होता है एक डेली ड्राइविंग एस्पेक्ट के हिसाब से। दोस्तों हाईवेज़ पे जाते हैं हम, एक्सप्रेस वेज पे जाते हैं हम, और स्पीड्स हमारी 100-120 तो नॉर्मली हो जाती हैं। हालांकि रिकमेंडेड जितनी हो आपको उतना ही चलाना चाहिए, बट स्टिल अगर इस गाड़ी की मैं बात करूं तो मैंने इसे 120 तक आप लोगों के लिए टेस्ट करा, और जैसे जैसे आप स्पीड को क्रॉस करते हैं, 70 से 80 से अबव जाते हैं, तो इस स्टीयरिंग के अंदर एक वेट ऐड ऑन हो जाता है। अब आगे आप देखेंगे एक टर्न आ रहा है, कैमरा में पता नहीं आपको कितना पता चलेगा, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो 80 की स्पीड पे भी मैं स्टेबल टर्न ले पा रहा हूँ। और अगर मुझे लेन चेंज करनी है तो वहाँ पे भी ये फुल कॉन्फिडेंस मेरे को दे रही है। हालांकि आपको इस तरह से लेन चेंज करनी नहीं चाहिए, बट स्टिल आपको दिखाने के लिए, एक एस्पेक्ट बताने के लिए ये चीज़ मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। स्टीयरिंग के अंदर आपको ऐसा कोई कमी नहीं लगेगी। प्लस बात रही कुछ कमियाँ जो इस सेगमेंट की गाड़ियों के अंदर आ रही हैं, जैसे कि स्टीयरिंग सेंटर रिटर्न नहीं आता, तो दोस्तों वो कमी भी इस गाड़ी के अंदर आपको नहीं लगेगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब बात करते हैं ड्राइव मोड्स की। वैसे तो दोस्तों ये मोड्स हर गाड़ी में ऑफर्ड नहीं होते हैं, बट इसमें दिए गए हैं। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। ये आपने सुना, इकोनॉमी ड्राइव मोड। तो दोस्तों इसके अंदर 2 मोड्स आते हैं, एक इकोनॉमी और एक सिटी। इकोनॉमी मोड बेसिकली दोनों के डिफ्रेंसिएशन की पहले आपको बात कर लेता हूँ। तो दोनों में डिफरेंस आपको फील होगा, बट बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस इनके अंदर नहीं है।
पावर फिगर्स के अंदर कितना डिफरेंस है ऐसा टाटा ने कुछ क्लेम नहीं करा है कि 10% का ड्रॉप आता है या 20% का, बट ओवरऑल अगर बात करता हूँ तो आपको डिफरेंस नोटिसेबल ज़रूर लगेगा। और मैं किस गाड़ी मतलब किस एस्पेक्ट में कौन से मोड को यूज़ करना आपको सजेस्ट करूँगा तो वो बता देता हूँ। दोस्तों अगर आप माइल्ड ट्रैफिक में हैं तो वहाँ पे आपके लिए इको मोड एम्पल रहने वाला है, क्योंकि आप हल्की पिक वगैरह करेंगे और धीरे धीरे मूविंग ट्रैफिक में भी अगर आप चल रहे हैं तो एसी वगैरह आपका प्रॉपरली काम करता है इको मोड के अंदर। City drive mode activated. आपने सुन लिया, सिटी ड्राइव मोड। अब दोस्तों नाम पे मत जाइएगा और ऐसा कुछ मत लिखिएगा कि स्पोर्ट मोड वगैरह नहीं दिया गया है, क्योंकि दोस्तों ड्राइव मोड्स का बेसिकली काम होता है इंजन ट्यूनिंग से, और इस इंजन के अंदर एम्पल पावर है। कोई बहुत ज़्यादा पावर तो इसके अंदर है नहीं कि इसको 3 तरह से ट्यून किया जाए, तीनों मोड्स के लिए आपको डिफरेंट एस्पेक्ट दिया जाए। तो सिटी मोड अपना काम ठीक ठाक कर लेता है और सिटी मोड में ही मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपको इस गाड़ी की देखने को मिलती है। उसके बाद दोस्तों बात आ जाती है ट्रांसमिशन की। तो ट्रांसमिशन जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों ही ट्रांसमिशन मैं चला चुका हूँ पहले भी, और अब मैनुअल ट्रांसमिशन में अगर बात करता हूँ क्लच की, क्योंकि क्लच का एक मेजर एस्पेक्ट होता है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मेरे को एक फुट रेस्ट दे दिया गया है, जहाँ पे एक डेडिकेटेडली स्पॉट है, मैं अपना पैर वहाँ पे रेस्ट कर सकता हूँ और उसकी पोजीशनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसके अलावा क्लच की अगर बात करते हैं तो क्लच आपको काफ़ी लाइट लगेगा, और अगर आप एक डीजल गाड़ी से स्विच कर रहे हैं, एक छोटी पेट्रोल गाड़ी सेकेंडरी गाड़ी घर में लाना चाह रहे हैं, तो भी आपको इसका मैनुअल ट्रांसमिशन परेशान नहीं करेगा। हालांकि दोस्तों अगर आप थोड़े से वाइड हैं या मैं कह सकता हूँ हेल्दी हैं मेरी तरह, तो इस जगह पे आपका पैर टच होने के चांसेस हैं, और लॉन्ग रन में अगर आप 500, 600, 700 किलोमीटर की एक ड्राइव कर रहे हैं एट अ स्ट्रेच, तो शायद ये चीज़ आपको परेशान करे। डेली 10, 20, 50 किलोमीटर की ड्राइव में ऐसा कोई एस्पेक्ट आपको परेशान नहीं करेगा। बाकी दोस्तों एम्बुलेंस की आवाज़ आपको आ रही होगी, तो जब भी आपको ऐसी एम्बुलेंस दिखाई दे तो प्लीज़ रोड पे इन्हें रास्ता ज़रूर दे दिया करिए, क्योंकि एम्बुलेंस से किसी की जान ज़रूर बच सकती है और कोई हॉस्पिटल टाइमली पहुंच सकता है। चलिए हम बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की, जो कि है हैंडलिंग। अब दोस्तों गाड़ी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा कॉमन गाड़ी है और मारुति सुजुकी की एक गाड़ी है जो टॉल बॉय डिज़ाइन के साथ आती है। अब मेरी स्टेटमेंट से आप काफ़ी लोग समझ गए होंगे कि मैं कौन सी टॉल बॉय डिज़ाइन की गाड़ी की बात कर रहा हूँ, और उस गाड़ी के अंदर आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा कि कॉन्फिडेंस नहीं आता है हाई स्पीड टर्न्स के अंदर, और कहीं ना कहीं गाड़ी पलट वगैरह भी जाती है। तो एसयूवीज़ के अंदर क्या ऐसा है, और एसयूवीज़ में भी ये सबसे छोटे साइज़ की एसयूवी है, हाइट भी काफ़ी अच्छी है गाड़ी की, विड्थ वगैरह भी कहीं ना कहीं कंपेरेबल है छोटी गाड़ियों से। तो क्या ऐसा कोई इशू इसके अंदर है? तो दोस्तों 80 to 90 की स्पीड पे भी मैंने इस गाड़ी को टर्न करके देखा है, कहीं भी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होता। तो उसके क्या रीज़न्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों टाटा में एक एडेड एडवांटेज आपको मिल जाता है हैंडलिंग का, बैलेंस का, वो होता है वेट। दोस्तों इस गाड़ी का वेट नॉर्मली अगर आप कॉम्पिटिटर्स की गाड़ियाँ चुनेंगे तो उनसे थोड़ा सा हैवियर साइड पे है, क्योंकि आप जानते हैं बिल्ड क्वालिटी और कहीं ना कहीं टाटा स्टील दोनों मिल के काम करते हैं, और वहाँ पे गाड़ी का वेट हो जाता है थोड़ा सा ज़्यादा। अब वेट ज़्यादा होता है तो माइलेज डेफिनेटली गिर जाती है, और हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। बट दोस्तों वहाँ पे जो एडेड एडवांटेज आपको मिलता है, हाई स्पीड टर्न्स वगैरह में गाड़ी पूरी तरह से प्लांटेड रहती है, पूरी तरह से स्टेबल रहती है। प्लस दोस्तों जो टॉल बॉय डिज़ाइन की गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, उसके टायर्स अगर आपने नोट करे हो तो काफ़ी पतले होते हैं। प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ, टायर सेक्शन की बात कर रहा हूँ बेसिकली। तो इस गाड़ी के अंदर टायर सेक्शन भी काफ़ी अच्छा रखा गया है। टायर की बेसिकली अगर आप विड्थ देखें तो सेगमेंट वाइज आपको बढ़ती दिखेगी, बट एसयूवीज़ में एंट्री लेवल में भी आपको एक काफ़ी अच्छे साइज़ का टायर देखने को मिल रहा है, तो ये भी एक रीज़न बन जाता है। तो हैंडलिंग रिलेटेड आपको कंप्लेंट्स तो नहीं लगेंगी इस गाड़ी से, और अगर सिटी में आपको मैन्यूवरेबिलिटी के हिसाब से जानना हो या आप एक सिटी कार के हिसाब से इसे ले रहे हो, तो वहाँ पे कटिंग वगैरह भी काफ़ी इजी रहेगी इस गाड़ी के साथ। अब बात करते हैं हाई स्पीड के अंदर कितनी स्टेबल है ये गाड़ी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं इस गाड़ी को अराउंड 120 की स्पीड तक ले जा चुका हूँ, और 120 की स्पीड में भी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी गाड़ी की काफ़ी अच्छी रहती है। उसमें अगेन एस्पेक्ट आ जाता है आपके वेट का, आपके स्टीयरिंग के डायनामिक्स का, और ओवरऑल डिज़ाइनिंग का। बाकी दोस्तों अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की, जो कि है NVH लेवल्स। क्योंकि दोस्तों 3 सिलेंडर इंजन है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो NVH लेवल्स कैसे हैं, कैसे मेंटेन रहते हैं, और क्या आपको वो परेशान करते हैं। तो मैं खुद एक 4 सिलेंडर की गाड़ी ओन करता हूँ, और उसका इंजन भी 1.2 लीटर ही है,
बट वो है CNG के अंदर। तो उस हिसाब से भी अगर आपको कंपेयर करके बताऊँ तो दोस्तों नॉइज़ आपको डेफिनेटली जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो फील तो होगा कि आप एक 3 सिलेंडर गाड़ी में हैं, बट जैसे ही आप पिक करना स्टार्ट करते हैं गाड़ी को तो आपको कोई ऐसी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन वगैरह नहीं मिलती है जिससे आपको लगे कि यार ये क्या ले लिया या ये आपको डेली परेशान करे। बाकी आपकी अडेप्टेबिलिटी और आपकी आदत के ऊपर भी बात है कि आपको 3 सिलेंडर गाड़ियाँ कैसी लगती हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ना कि इस रिव्यू पे बेस्ड, बल्कि आप क्या कर सकते हैं, जाके टेस्ट ड्राइव करिए इस गाड़ी को, टाटा की टियागो को, टिगोर को, तीनों में देखिए कि ये इंजन आपको कैसा लगता है। सिर्फ इंजन की बात कर रहा हूँ क्योंकि सेम इंजन आता है। अगर आपको इस इंजन की परफॉर्मेंस, नॉइज़, वाइब्रेशन वगैरह ठीक ठाक लगती है तो आप इस गाड़ी पे जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप किसी और अदर ऑप्शन को देख सकते हैं। अब वाइब्रेशन की बात आ गई है तो एक बार गाड़ी ऑफ करके दिखा देता हूँ। गियर नॉब पे देखिएगा, तो यहाँ आपने देखा गियर नॉब कितना वाइब्रेट होता है आपके सामने। एक और बार स्टार्ट करता हूँ, देखिएगा। तो दोस्तों हल्का फुल्का वाइब्रेशन यहाँ पे ज़रूर है, और वाइब्रेशन आपको दिखेगी भी, फील भी होगी, यहाँ पे भी फील होगी, नीचे पेडल्स पे भी फील होगी, बट सिर्फ स्टार्ट करने में है। जब आप गाड़ी को ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे रिफाइनमेंट पार्ट काफ़ी अच्छे से कवर्ड कर दिया गया है। वाइब्रेशन आपको दिखा दिया, नॉइज़ आप सुन पा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, और हाई RPMs की अगर नॉइज़ आपको सुनाना चाहूँ तो एक बार डाउन शिफ्ट कर देते हैं। ये मैंने डाल दिया सेकंड गियर, तो यहाँ आप सुन पा रहे होंगे 5-6 हज़ार RPM पे तो हर गाड़ी की नॉइज़ आपको अंदर फील होने लगेगी। बट इस टाइम गाड़ी चल रही है 3,500 RPM पे, तो यहाँ पे भी कोई ऐसी बहुत ज़्यादा नॉइज़ नहीं है जो आपको परेशान करे। हार्शनेस की अगर बात करूँ तो पेट्रोल इंजन्स के अंदर कोई ऐसी खास हार्शनेस वगैरह नहीं होती है जो आपको डेली लाइफ के अंदर परेशान करे। अब दोस्तों लास्टली कुछ और एस्पेक्ट्स की बात रह गई है तो वो आपको बता देता हूँ। बॉडी रोल की अगर बात करते हैं तो दोस्तों बॉडी रोल आपको इस गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी फील नहीं होने वाला है, और आपको उस एस्पेक्ट से ये गाड़ी एक SUV भी नहीं लगने वाली है, क्योंकि जितनी भी मिनी SUVs आती हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको एक हिंट ऑफ बॉडी रोल तो ज़रूर मिलता है, बट इस गाड़ी के साथ वैसा नहीं है। अब बात करते हैं टर्निंग रेडियस की, तो छोटी लेंथ है गाड़ी की, छोटा साइज़ है, और आप देख सकते हैं ट्रैफिक में भी मैन्यूवरेबिलिटी काफ़ी आसान रहती है, तो टर्निंग रेडियस में भी कोई इशू नहीं लगेगा। फीचर्स की अगर बात करूं फाइनली तो दोस्तों आपको ऑटो एडजस्टमेंट, ऑटो फोल्डिंग के साथ मिरर दिए गए हैं, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ। MID की अगर बात करूं तो MID फुल फीचर लोडेड है। हालांकि माइलेज यहाँ पे एक इंडिकेटिव माइलेज आप मान सकते हैं, क्योंकि कई सारे परफॉर्मेंस रन्स वगैरह करें हैं और आपके लिए कई तरीके से इस गाड़ी को टेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी दिखाता है, पावर और टॉर्क मीटर दिखाता है आपको, ये कुछ चीज़ें हो गई। प्लस आपको टच स्क्रीन सिस्टम के अंदर जैसा कि मैंने बताया एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दे दिया गया है, और साथ ही अगर बात करते हैं तो रिवर्स कैमरा आपको दिखा दिया, हरमन के स्पीकर्स वगैरह दे दिए गए हैं इसके अंदर। कोशिश करता हूँ आपको कोई गाना सुनाने की। तो मुझे नहीं पता दोस्तों कितना एस्पेक्ट आपको मिल पाया होगा। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो ऑटो AC यहाँ पे दिया गया है, ड्राइव मोड्स दे दिए गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि फीचर्स में यहाँ पे कोई कमी छोड़ी है टाटा ने। स्पेसिफिकली अगर टॉप वेरिएंट की बात करता हूँ, और जितने भी बेल्स एंड विसल वाले फीचर्स होते हैं वो दोस्तों आपको टॉप एंड वेरिएंट में ही मिलते हैं, और हर चीज़ के लिए आपको एक प्राइस पे करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि आपको लोअर वेरिएंट्स में भी सभी चीज़ें मिल जाएँ। बाकी दोस्तों ट्विटर्स वगैरह की प्लेसमेंट, स्पीकर्स वगैरह की प्लेसमेंट काफ़ी सही है, और ऑडियो सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जिसकी मैं सेपरेटली आपके सामने तारीफ़ करना चाहूँगा। बाकी दोस्तों ओवरऑल इस वीडियो में और इस गाड़ी के बारे में मुझको आपके साथ यही कुछ चीज़ें शेयर करनी थी। ओवरऑल मेरे हिसाब से गाड़ी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है एज़ कम्पेयर टू जो हैचबैक्स हम मार्केट में देखते हैं, ख़रीदते हैं। तो आप चाहें तो इस गाड़ी को कंसिडर ज़रूर कर सकते हैं और टेस्ट ड्राइव करके एक मन बना सकते हैं अगर आपको एक ऊंची गाड़ी की रिक्वायरमेंट। बात कर लेते हैं कुछ नेगेटिव्स इस गाड़ी के जो मेरे को फील हुए ड्राइविंग के दौरान। तो सबसे पहला तो नेगेटिव ये रहा, आप चाहें तो अपना डोर चलती गाड़ी में ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई नॉब सिस्टम नहीं दिया गया है लॉक अनलॉक के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। सेम चीज़ पैसेंजर साइड और रेयर सीट्स पे भी फॉलो करी गई है, तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव बन सकती है। अब अभी भी ये डोर क्लोज़ नहीं हुआ है, अब मैंने क्लोज़ किया और ये हो चुका है क्लोज़। तो दोस्तों ये एक दिक्कत बन सकती है। तो अगर बच्चे इस गाड़ी में बैठने वाले हैं आपके साथ, या आप अपने बच्चों को लेकर ड्राइव करने वाले हैं,
तो मैं आपको सलाह दूंगा कि रेयर सीट का ही यूज़ उन्हें करने दें और रेयर सीट में चाइल्ड लॉक का यूज़ ज़रूर करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट नेगेटिव की, जो मेरे को थोड़ा सा फील हुआ इस गाड़ी को चलाते हुए। हालांकि आफ्टर मार्केट में और जहाँ तक मुझे ध्यान है टाटा की ऑफिशियल एक्सेसरीज़ में भी इसका आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि है दोस्तों सेंटर ड्राइवर आर्मरेस्ट। तो वो चीज़ यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दे दी जानी चाहिए थी। एक प्रीमियम फील भी आती है, एक स्टोरेज ऑप्शन भी बढ़ जाता है और साथ ही साथ आपके हाथ के लिए एक प्रैक्टिकल जगह भी बन जाती है। ओवरऑल दोस्तों कमियां छोटी हैं और खूबियां ज़्यादा हैं, तो मेरे हिसाब से टाटा पंच कंसिडर करना कोई ख़ास बुराई वाली बात नहीं रहेगी। उसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और, ये जो केबिन लैंप आप देख रहे हैं ये नाइट टाइम में, वैसे मैं नाइट रिव्यू में आपको बता चुका हूँ, केबिन लैंप सिंगल है गाड़ी के अंदर और सिंगल भी आगे प्लेस्ड है। या तो ये सेंटर में प्लेस्ड होता जिससे रेयर में भी इसकी लाइट पहुंच पाती, या फिर रेयर में एक सेपरेट केबिन लैंप होता जिससे रात में रेयर पैसेंजर्स को लाइट मिल पाती, तो एक बेहतर बात रहने वाली थी। बाकी दोस्तों डायमेंशंस के हिसाब से पार्किंग वगैरह में भी ये गाड़ी काफ़ी ईजी रहती है। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।